नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 17 अगस्त रविवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई है। रविवार को ही बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। दोपहर के वक्त राहुल गांधी सासाराम में सभा करेंगे और फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास उनकी यात्रा शुरू होगी। 3 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गोदी चैनलों पर वैसे भी वोट चोरी के खिलाफ यात्रा का किस तरह से कवर होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख, दिन और समय देखिए तो साफ पता चलता है इसकी रणनीति कितनी राजनीतिक है। जिस समय राहुल गांधी रैली या यात्रा कर रहे होंगे उसी समय गोदी चैनलों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण होगा और आयोग के दावे चलने लगेंगे और बहस की दिशा कहीं और चली जाएगी। सवाल है कि चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने की नीयत से बुलाई गई है या वोट चोरी के आरोपों को टीवी से गायब करने की रणनीति को ध्यान में रखकर बुलाई गई है। जब से बिहार में एसआईआर शुरू हुआ है जून 25 से, तब से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग हो रही है मगर नहीं हुई। ऐसे में क्यों ना आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख को राजनीतिक नजर से देखा जाए। बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की घोषणा 7 अगस्त के दिन हो गई थी, लेकिन शिबू सोरेन के निधन के कारण टल गई। 8 अगस्त को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली हुई, तब भी चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक 16 दिनों की यात्रा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं और चुनाव आयोग उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता है। क्या यह नया संयोग है या कोई पुराना ही प्रयोग है? तो चुनाव आयोग का जवाब कितना आयोग के अनुसार होगा और कितना राजनीति के अनुसार, रविवार 17 अगस्त को आपको जानने का मौका मिलेगा। हम आपको बता दें, अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो यह उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो क्या वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह आवेदन दिखाएंगे कि किस राजनीतिक दल ने उनसे लिखकर एसआईआर की मांग की थी? बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर क्यों कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि जहां भी चुनाव हो वहां 6 महीना या 1 साल पहले एसआईआर ना हो। इस पर उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने नायडू का सुझाव रिजेक्ट कर दिया है? मुझे पता नहीं यह सब सवाल पूछे जाएंगे या नहीं। सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि बिहार में एसआईआर की घोषणा 24 जून को एक प्रेस नोट से क्यों की गई? इतने बड़े अभियान की घोषणा प्रेस नोट से की जाती है। 8 करोड़ वोटर से जुड़ा मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं इसकी घोषणा की गई? उम्मीद है मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की भी वजहें बताएंगे। एसआईआर को लेकर कितनी रिपोर्ट आई? क्या उन सवालों के भी जवाब क्रमवार दिए जाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हिसाब से दावे होंगे? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उनकी नौकरी की शर्तों को लेकर संविधान में पर्याप्त सुरक्षा दी गई है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई बदलाव नहीं कर सकता। यह इसलिए है ताकि चुनाव आयुक्त बिना किसी दबाव के काम कर सकें। लेकिन 1.5 महीने तक क्यों चुप रहे? उन्हें किस बात का डर रहा या फिर विपक्ष की बात सही है कि आयोग के बर्ताव में अहंकार दिखाई देने लगा है? देखिए रवि जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिली है कि माननीय चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मतलब इसे इंतजार क्यों करना था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बावजूद 2 बार के आग्रह के हठधर्मिता दिखाना, और तब जब स्पेसिफिक दिशा निर्देश बीते दिनों दिया गया है तब संभवतः इन्हें कहा है। इनफैक्ट अब मैं समझता हूं एक तरह का जो बार बार हम लोगों ने देखा अहंकार हावी सा हो चुका है, और कोई भी संस्था, खास करके चुनाव आयोग जो लोकतंत्र के लिए एक प्रहरी की भूमिका निभाती है, उसकी कार्यशैली में अहंकार नहीं आना चाहिए, उसको सुनने आना चाहिए। अभी भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए तो हमारी उम्मीद होगी कि विपक्ष के नेता अगर कोई आपसे आपत्ति दर्ज करते हैं, शिकायत
आपके पास ले जाते हैं तो उसका समाधान करिए, बातचीत करिए, मिसलीडिंग का तबका ना लगा दे। दूसरी चीज जो मैं मानता हूं कि अभी भी जो प्रेस टाइमलाइन है इस पूरे मसले पे, उसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, खास करके वैसे लोग जो बिहार से बाहर पलायन करके रह रहे हैं लेकिन वोटर बिहार के हैं। अब इस विंडो में मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, और वो आप कैसे होंगे, आपका उद्देश्य होना चाहिए मैक्सिमम इंक्लूजन। एक्सक्लूजन आपका उद्देश्य सा दिख रहा था बीते दिनों। उम्मीद है इस कार्यशैली में बदलाव होगा। और हां, लेवल प्लेइंग फील्ड आपका एक दूसरा मैंडेट है, बहुत महत्वपूर्ण मैंडेट है, जिसका क्षरण, जिसको खत्म होते हुए हमने बीते वर्षों में देखा है, वो रिस्टोर करिए। उसके लिए आप कल क्या संदेश देते हैं? पूरा जुलाई गुजर गया, आधा अगस्त बीत गया, मगर आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। विपक्ष के 300 सांसदों ने आयोग के मुख्यालय तक मार्च का आयोजन किया, मार्च नहीं करने दिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तब भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 17 अगस्त को ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अच्छी बात है, चुनाव आयोग यह नहीं कह सकता कि मामला कोर्ट में था इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी से लेकर योगेंद्र यादव के ट्विटर पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा तो लगा रहे थे, जिला निर्वाचन अधिकारी सही खबरों को भी नकार तो रहे थे, अजीत अंजुम के खिलाफ शिकायत की भी खबरें आई। ठप्पा ही लगाना था मिसलीडिंग का तो अनुराग ठाकुर के उस दावे पर भी लगा देते कि 5 लोकसभा और 1 विधानसभा में वोटों की चोरी हुई है। अगर चुनाव आयोग यह सब कर रहा था तो कोर्ट में मामला चलते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ती गई, आयोग की चुप्पी पसरती गई। इसलिए यह बहाना नहीं चलेगा कि मामला कोर्ट में था इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं कि इसी दौरान चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से बोल रहा था, विपक्ष के दावों का खंडन कर रहा था, सूत्रों के जरिए बोल रहा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकता था? उम्मीद है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 17 अगस्त की दोपहर देश को बताएंगे कि चुनाव आयोग का यह सूत्र कौन है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये कहा गया है। सूत्र या ज्ञानेश? नहीं, ज्ञानेश जी ने नहीं, ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं बोला। नहीं, ये कहा गया है कि आप, अब ये सूत्र कौन है पहले तो उसका नाम बताइए। ये कहा जा रहा है कि आप लाखों जो एजेंट बनते हैं, जो जब चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो टीचर्स, आंगनबाड़ी, उनकी इंटेग्रिटी पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए अब उनके पीछे छिपेंगे। भाई चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ज्ञानेश गुप्ता जी की है, उनके सोर्सेज की नहीं है, उनकी खुद की है। और अगर सवाल पूछे जाएं तो जवाब देने की भी जिम्मेदारी सोर्सेज की नहीं है, ज्ञानेश गुप्ता की है। अब जब सवाल पूछे गए, ना केवल कांग्रेस द्वारा पूछे गए, भाजपा ने भी पूछ डाले। ज्ञानेश गुप्ता जी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेम पत्र अनुराग ठाकुर जी को भी भेज देते, हमें तो तुरंत भेज दिया था। लव लेटर तुरंत आया, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप में से कोई सवाल पूछ रहा था, अचानक आपका सवाल भी बदल गया कि साहब लव लेटर आया है। तो ये लव लेटर क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। उम्मीद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे कि पता चले कि पत्रकारों ने मुख्य सवाल रखे हैं। गोदी मीडिया के इस दौर में आप यह भी देख सकेंगे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं। चुनाव आयोग को संविधान ने इसीलिए तो स्वायत्त बनाया है। क्या चुनाव आयोग में हिम्मत है कि वह बिहार में एसआईआर को जमीन से करने वाले पत्रकारों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए और उन्हें प्रश्न पूछने का पर्याप्त मौका दिया जाए? चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से ऐलान करना चाहिए कि ऐसे पत्रकार जरूर आए जो बिहार कवर करने गए थे, यूट्यूबर भी आए जिन्होंने बिहार में एसआईआर को कवर किया है। क्या आयोग ऐसा कर पाएगा? हम सभी जानते हैं कि अजीत अंजुम ने यूट्यूब पर इस मुद्दे को कितना कवर किया। क्या अजीत अंजुम को चुनाव आयोग बुलाएगा? न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा मित्तल ने कई रिपोर्ट की। पूनम अग्रवाल चुनाव आयोग के नियमों और उसके आदेशों को ठीक से जानती पड़ती रही हैं। क्या उन्हें बुलाने की हिम्मत आयोग कर पाएगा? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार, हर्षिता मनवानी, गायत्री सप्रू को सवाल पूछने का मौका मिलेगा? इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ और संतोष सिंह को मौका मिलेगा?
यूट्यूबर स्वराज टाइम्स के संतोष सिंह को भी बुलाया जाएगा, भास्कर के उन संवाददाताओं को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने रिपोर्ट छापी है, मगर भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में उनके नाम नहीं दिए हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ सवाल बिहार एसआईआर पर और कुछ सवाल राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करूंगी। बिहार एसआईआर से रिलेटेड पहला सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन हमें ये बताएं, जो 65 लाख वोटर्स का नाम उन्होंने डिलीट किया, उनमें से जो मृत थे और जो माइग्रेट कर गए, बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए, ये पता करने के लिए उनके अफसरों ने क्या पैरामीटर्स फॉलो किए, क्या प्रोसेस फॉलो किया। 1 महीने के पीरियड में उन्हें इतने सारे लोगों के बारे में कैसे पता चला कि वो मर गए हैं या वो माइग्रेट कर गए हैं। ये फिगर बहुत बड़ा है। इनफैक्ट कुछ लोग जिनका नाम मृत के लिस्ट में था वो सामने भी आ गए, वो जिंदा है, वही रह रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल्स तो कोर्ट में भी आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट में। तो आखिर इलेक्शन कमीशन हमें पहले ये बताए कि क्या पैरामीटर्स उन्होंने अपनाए और किस तरह से ये आंकड़ा उन्होंने कंपाइल किया। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बिहार एसआईआर हो रहा है, ये भारत में पहली बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां पर वोटर लिस्ट को पूरा स्क्रैप खत्म कर दिया जा रहा है और अफ्रेश यानी नई तरीके से बनाया जा रहा है। जहां इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 2003 में भी इसी तरह का एक रिवीजन जो कि इंटेंसिव इन नेचर था हुआ था 2003 में, और आपका ये भी कहना है, कोर्ट में आपने ये कहा कि वहां पर उस समय भी सिटीजनशिप प्रूफ मांगे गए थे। तो अब आप ये बताएं, पहला कि आपने जब कोर्ट में ये बोला कि सिटीजनशिप प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट और 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपने और मेंशन किए मांगे गए थे, तो आपने उस क्लेम के साथ कोर्ट में वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं लगाया जो कि इलेक्शन कमीशन ने उस समय जारी किया। दूसरी बात, ये आपके वेबसाइट में भी मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर सारे नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीजेस उनके वेबसाइट में मौजूद होते हैं और मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उस नोटिफिकेशन को पब्लिक कराए, ताकि लोगों में जो जिज्ञासा है ये भी खत्म हो जाए, जो सवाल उठ रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था। इनफैक्ट कई लोग बिहार के ही जो लोग उस समय जिंदा थे, और इनफैक्ट कई लोग जो बिहार में उस समय रह रहे थे, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस देखा था, लेकिन उनका भी ये कहना है कि उस समय कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड था। कुल मिलाकर 4-5 पत्रकार ही हैं जिन्होंने जमीन से एसआईआर को कवर किया है। उनके सवाल बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चाहे तो अजित अंजुम को अलग से इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई सवाल पूछने के लिए होंगे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार नॉन रिकमेंडेड की कैटेगरी को लेकर सवाल करेंगे, जो सवाल योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया और जिसका जवाब आयोग ने अपने हलफनामे में नहीं दिया? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी को लेकर कुछ बोलेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, कहा कि कृपया चुनाव आयोग से कहिए कि वो इसका जवाब दे कि क्या ये नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ नामक कैटेगरी है कि नहीं है, अगर है तो इसका आधार क्या है, और कम से कम हमें संख्या तो बताइए। कायदे से उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसको नॉट रिकमेंडेड किया गया है। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। अब तक हम केवल 65 लाख की बात कर रहे थे, वो 65 लाख तो गए, बच गए 7 करोड़ 24 लाख। इन 7 करोड़ 24 लाख में से भी अगर जो दरभंगा और कैमूर के आंकड़े हमें मिले हैं वो सही हैं, और अगर इसे औसत मान लें, औसत आप 10% पकड़ लीजिए, तब भी बिहार के 72 लाख लोगों के सर पे तलवार लटक रही है। प्रशांत भूषण, क्या आयोग इसका जवाब देगा कि बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने लाख या करोड़ में आवेदन आए हैं, कितने लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र मिल गया है और कितनों के बाकी हैं? क्या आवासीय प्रमाण पत्र मिल जाने तक चुनाव आयोग उनका इंतजार करेगा, उन्हें अलग से मौका देगा? क्या आयोग बताएगा कि प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड कितने स्वीकार किए गए हैं, कितने बीएलओ ने प्रमाण पत्र की जगह राशन कार्ड को अपलोड किया है? क्या आयोग इसका जवाब देगा कि एक घर में 200 वोटर कैसे मिल गए? क्या आयोग बताएगा कि जब बिहार में एनआरसी नहीं हुई है तो 11 दस्तावेजों की सूची में एनआरसी क्यों है, वन अधिकार प्रमाण पत्र क्यों है,
पासपोर्ट क्यों शामिल किया गया, जबकि 5% लोगों के पास भी पासपोर्ट नहीं है? क्या दस्तावेजों की गिनती 11 तक पहुंचाने के लिए इन सब को रखा गया? आप दर्शक भी इन सवालों के साथ तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा। राहुल गांधी यहां जिन वोटर से मिल रहे हैं, उनके नाम मर चुके वोटर की सूची में कैसे आ गए? जिंदा लोगों में मरे हुए, मुर्दा लोगों में जिंदा लोग कैसे मिल जा रहे हैं? आयोग तो पुरानी कमियों को ठीक करने का दावा कर रहा था, लेकिन एसआईआर में हो रहा है उल्टा। जब सुप्रीम कोर्ट में 2 जीवित लोगों को हाजिर किया गया कि इन्हें मरने वालों की सूची में डाला गया है, तो आयोग के वकील ने क्यों कहा कि यह ड्रामा है? 65 लाख वोटर के नाम काटे गए, चुनाव आयोग उनके नामों की सूची क्यों नहीं दे रहा था? क्यों कह रहा था कि सूची बनाने की कानूनी बाध्यता नहीं है? तो क्या रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त बताएंगे कि किस कानून के आधार पर कह रहे थे, और कोर्ट में उनकी यह दलील क्यों नहीं टिक पाई? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त इस सवाल का जवाब देंगे कि आधार को स्वीकार करने से इनकार क्यों किया गया? 65 लाख लोगों की तरह बाकियों को आधार नंबर देने का मौका मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली विश्वसनीय संस्था एडीआर के बारे में कह दिया कि हम डेटा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एडीआर दिल्ली में बैठकर डेटा माइनिंग करता है, यानी अध्ययन करता है। एडीआर का इतना तिरस्कार क्यों? इसी एडीआर की याचिका थी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया और संविधान के साथ फ्रॉड बताया। क्या पत्रकार इन बातों को लेकर भी सवाल करेंगे? क्या चुनाव आयोग रविवार को बताएगा 65 लाख लोगों को निकालने के पहले कारण और जवाब देने का समय क्यों नहीं दिया गया? आयोग ने नाम हटाने वालों को नोटिस क्यों नहीं दिया? क्या आयोग का यह काम गैर कानूनी नहीं है? चुनाव आयोग ने स्वयं घोषणा की है कि 65 लाख लोगों का नाम जो 2025 जून का इलेक्टोरल रोल था उसमें से हटा दिया गया है, जिसकी सूची वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेरे ख्याल में मंगलवार को देने वाले हैं। उसके पहले ही चुनाव आयोग ने अपनी 24 जून की नोटिफिकेशन में कहा है कि जो लोग 2003 1 जनवरी से पहले इलेक्टोरल रोल पे थे वो तो हैं, लेकिन जो उसके बाद थे उनके बारे में नागरिक और मतदाता होने की कोई प्रिजम्पशन नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो 2003 के बाद के लोग हैं उनका और ये 65 लाख लोग जो हैं इनका 2.97 जमा 65 लाख 2.97 करोड़ जमा 65 लाख इतने लोगों के नाम चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से निकाल दिए हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिलीशन ऑफ नेम्स। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में ये एक्सप्रेशन डिलीशन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो बार बार कहते हैं नॉन इंक्लूजन। तो वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नॉन इंक्लूजन इज़ अ वेरी डिलाइटफुल वर्ड, इट मीन्स डिलीशन विदाउट सेइंग इट इज़ डिलीशन। तो डिलीशन ऑफ नेम्स का रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के 21A रूल में बड़ा क्लियर प्रावधान है। उसमें जिसका नाम चुनाव आयोग मतदाता सूची से काटना चाहता है उसको उन्हें नोटिस देना चाहिए लिखित में, और उसको एक पर्सनल अपीयरेंस का मौका मिलना चाहिए। उसके बिना कानून के अंतर्गत आप किसी का नाम चुनाव मतदाता सूची से नहीं निकाल सकते। और चुनाव आयोग ये 2.97 करोड़ और 65 लाख लोगों के नाम निकाल चुका है। ये गैर कानूनी काम चुनाव आयोग ने ऑलरेडी कर रखा है आज से पहले। तो मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग हमें ये बताए कि उन्होंने ये गैर कानूनी काम कैसे किया, क्यों किया, किस अथॉरिटी पे किया। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख राजनीति का इशारा करती है, फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सवालों के जवाब मिलेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जारी करने की बात करेगा, बताएगा क्यों बिहार में एसआईआर के ड्राफ्ट की पीडीएफ फाइल को छेड़ा गया ताकि कोई सर्च ना कर सके। आयोग ने ऐसा क्यों किया
क्या छिपाना चाहता था? 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर का दावा किया। कहा कि चुनाव आयोग के दिए गए ही आंकड़ों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर यह सब हासिल किया गया है। लेकिन 16 अगस्त तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या आयोग की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी राहुल गांधी की सफलता में गिन लिया जाना चाहिए कि जो चुनाव आयोग 1.5 महीने से चुप था, वह राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के ऐलान के साथ अब बोलने जा रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव, माले के दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 17 अगस्त को सासाराम में रैली होगी और उसके बाद यात्रा रोहतास, वजीरगंज, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, छपरा से होती हुई पटना पहुंचेगी यात्रा और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की रैली के साथ समाप्त होगी। 16 दिनों तक चलेगी। 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी। क्या वोट अधिकार यात्रा के कारण चुनाव आयोग बाध्य हुआ कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, कुछ ना कुछ बोलना होगा, हेडलाइन को बदलने की कोशिश करनी होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख इशारा कर रही है कि आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है। कल हमने अपना 79th स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल, आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये SIR नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सब की मांग माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारे आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यह षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, यात्रा के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ जाती है। तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवालों के जवाब दे रहे हैं। 13 अगस्त को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए पक्ष के विधायक और सांसदों के 2-2 एपिक नंबर को लेकर सवाल उठाए थे। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत का चुनाव आयोग वोटों का रक्षक है। वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव में भी। बिहार में SIR चल रहा है, उसे लेकर तो अनगिनत शिकायतें। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त इन चुनावों से जुड़े सवालों का भी जवाब लेकर आ रहे हैं? यही बड़ी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।